फेडरल देश के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी शेखर वर्मा हैं। हम दोनों आज आपके सामने आईपीएल के जो टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो गुवाहाटी में मैच होने जा रहा है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और शेखर का ये दिलचस्पी जो है क्रिकेट में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रुचि भी है, इसलिए शेखर हमारे साथ है। और आज का जो प्रोग्राम है वो मैं होस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सवाल रहेंगे और उसका जवाब शेखर के पास बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शेखर, जी। आपका स्वागत है इस शो में। और सभी धन्यवाद। दर्शकों से मैं ये भी अपील करता हूँ कि वो अपने कमेंट्स द्वारा हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए इस कार्यक्रम में। और जो चर्चा है हम अब उसको आगे बढ़ाते हैं। शेखर, तो आज का जो मैच है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच है, गुवाहाटी में खेला जाना है। आप पहले तो ये बताइए कि सीएसके पर आज जो है किस तरीके का प्रेशर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछला मैच अपने ही होम ग्राउंड पर जो है लूज किया है। तो उसको लेकर क्या आपको लगता है, कोई तनाव, कोई दबाव सीएसके पर है क्या? बिल्कुल। अभिषेक जी, अब अगर पिछला मैच कोई भी टीम हार जाती है तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस है वो तो काफी लो रहता ही है। लेकिन उससे ज्यादा जो लो कॉन्फिडेंस है वो राजस्थान रॉयल्स का है, क्योंकि वो अपने पिछले दोनों ही मैच हार चुकी है, हैदराबाद से और कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो सीएसके से ज्यादा राजस्थान रॉयल्स का ज्यादा लो कॉन्फिडेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान सीएसके पे भी भारी दबाव रहेगा, क्योंकि अपने घरेलू मैदान में 17 साल बाद वो आरसीबी से मैच हार गई थी 50 रनों से। तो वो एक बहुत बड़ा झटका थी। और अपने ही मैदान पे चपैक में स्टेडियम में जो हारना, वहां के दर्शकों को निराश करना, उसको आज खुशी में तब्दील करने का भी एक बहुत बड़ा मौका सीएसके के पास है कि वो गुवाहाटी के बारसापोरा पारा स्टेडियम में बेहतरीन गेंदबाजी का भी नजारा दिखाए और गेंदबाजी से भी कमाल करे और बल्लेबाजी से भी धमाल मचाए। और लेकिन कुछ बदलाव करने होंगे सीएसके को अपने टीम में, बैटिंग ऑर्डर्स में बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। जी अभिषेक। शिखर, ये और बताएं, जैसे आपने बताया कि राजस्थान रॉयल्स को जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके ऊपर जो है वो दबाव एक अलग तरीके का रह सकता है। लेकिन जो जैसी जानकारी है, जो असम की पिच है वो भी कहीं ना कहीं चेन्नई का जो चेपैक स्टेडियम आप बता रहे हैं बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर जो चेन्नई सुपर किंग है उसकी जो कमी सबसे बड़ी नजर आई वो थी, एक तो फील्डिंग की कमी दिखी थी, और एक बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। तो अभी अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स में फील्डिंग और गेंदबाजी की क्या कंडीशन है, आप उसको कैसे आंकते हैं? अ, राजस्थान रॉयल्स का जो जैसे मैं अब पहले अब पिच का मिजाज बता दूं, बारसा पारा स्टेडियम का वो एक- असल में वो बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद मानी जाती है। वहां बेहतरीन रन बनते हैं। जो एवरेज है एक रन में नौ, एक ओवर में 9 रन बनाने का, जो उस पिच का है वो ऐसा रिकॉर्ड है। तो वहां काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं बल्लेबाज। तो वहीं गेंदबाजों पे भी काफी ज्यादा दबाव रहता है उस मैदान पे। लेकिन जो भी टॉस जीतेगी तो वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा फायदा मिलता है और बाद में जैसे ही मिड ओवर से जब ऊपर को चले जाते हैं तो फिर स्पिनर को फायदा मिलता है। तो ऐसे में उस मैदान में, उस पिच में जो चेज करने वाली टीम है उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो वहां पर को उस पिच में चेज करना बड़ा आसान होता है। वहीं अगर हम राजस्थान रॉयल की बात करें तो उनके पास संजू सैमसन है, रियान पराग जो कैप्टन है, उसके अलावा ध्रुव जुरेल है, यशस्वी जायसवाल है। लेकिन अगर पहले इन मैचों की बात की जाए तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए ना यशस्वी जायसवाल, ना कैप्टन आपके कैप्टन रियान पराग। तो लेकिन बहुत इन पे काफी ज्यादा दबाव होगा। अगर पिछले सीजन की बात की जाए अभिषेक, तो
यशस्वी जायसवाल का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था, तो उन्होंने 625 रन बनाए थे, 163 का उनका स्ट्राइक रेट था। वहीं रियान पराग जो राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है, उनका भी स्ट्राइक रेट 149 का था और उन्होंने 573 रन बनाए थे। लेकिन इन दो मैचों में, पिछले जो दो मैच है, इनमें ये फिसड्डी साबित हुए, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि इन दोनों का अगर बल्ला चल जाता है तो विपक्षी टीम यानी कि सीएसके के लिए वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। वहीं दोनों ही टीमों की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो कोई अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खासकर सीएसके की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा हो गए या फिर आर अश्विन हो गए, वो T20 फॉर्मेट में उतना बढ़िया उनका प्रदर्शन नहीं रहा है, क्योंकि आर अश्विन आपने देखा होगा कि वनडे और खासकर टेस्ट में बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन उनके लिए कुछ ज्यादा रहा नहीं है। हालांकि 10 साल बाद चेन्नई ने उनको अपने साथ जोड़ा है, लेकिन अभी वो बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, वहीं पर को अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए अभिषेक, तो धोनी को 8वें और 9वें नंबर पे खिलाया जा रहा है। वो एक बहुत पता नहीं क्यों, किसका ये कौन ये निर्णय ले रहा है, ये यही खुद यही मेरे। मैं इसी पे सवाल भी करने जा रहा था मैं, शेखर, कि जैसे लास्ट जो मैच रहा, धोनी 9वें नंबर पे खेलने आए थे, उन्होंने 30 रन बनाए भी, लेकिन इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो उनके प्रशंसक थे और जो खेल के जानकार होते हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े करे थे कि आखिर धोनी बिल्कुल निचले पायदान पर क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि अगर वो शायद पहले खेले होते लास्ट मैच की हम बात करें, तो ये भी हो सकता था कि सीएसके भी मैच जीत सकती थी। ये निर्णय क्यों ऐसा लिया गया है, और क्या ये कैप्टनसी द्वारा लिया गया निर्णय है, या फिर धोनी ने खुद ये चीज जो है अपनी चॉइस से चुनी है? आपको क्या लगता है? और आज के मैच में क्या लगता है कि क्या वो वही 8वें या 9वें नंबर पर खेलने आएंगे, या फिर आज जो है उनका बैटिंग क्रम हमें ऊपर देखने को मिल सकता है? अगर देखिए पिछले दो अगर मैचों की बात की जाए तो उनको पता नहीं क्या ये निर्णय लिया किसने और क्यों लिया जा रहा है। ये टीम कैप्टन ये निर्णय ले रहे हैं, टीम मैनेजमेंट कैप्टन ये निर्णय ले रहे हैं, चीफ कोच ये निर्णय ले रहे हैं, या फिर मैनेजर ये निर्णय ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंचाइजी की तरफ से निर्णय है, क्योंकि MS धोनी जो एक बेहतरीन बल्लेबाज है हिंदुस्तान के, उन्होंने काफी अच्छे रन दिए हैं, काफी अच्छी पारियां खेली है, ट्रॉफी के काफी सारे ट्रॉफी जिताए हैं, वर्ल्ड कप जिताया है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है। तो ऐसे बल्लेबाज को 8वें और 9वें क्रम पे उतारना, ये किसी के गले नहीं उतर पा रही है, ये बात पस नहीं पा रही है, क्योंकि वो एक अच्छा शॉट्स लगा सकते हैं और 8वें नंबर 9वें नंबर पे तो सिर्फ बल्लेबाज आते हैं। वो उतने लास्ट में उतारने का फैसला क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इससे ना केवल सीएसके के फैंस को मैं निराशा देखी गई, और ये पूरे बाकी भी जो MS धोनी के फैन है ऑल ओवर इंडिया, जो टीम भावना से ऊपर नजर आते हैं, जो धोनी के फैन है, उनका मैच देखने के लिए आईपीएल का मैच देखते हैं, टीवी से चिपके रहते हैं, उनको 8वें नंबर पे वो ये सोचते हैं कि कब धोनी आएंगे और उनके हेलीकॉप्टर शॉट्स हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है, और कैसे भी मिलेगा 8वें 9वें नंबर पे जब आप अपने इतने महत्वपूर्ण बल्लेबाज को उतारोगे, तो पता नहीं ये अब ये टीम आपसी जो सामंजस्य वो ठीक से नहीं बैठ पा रहा। क्या ऋतुराज गायकवाड़ उनसे सलाह मशवरा ले नहीं गई, या ये किस तरह का दबाव है जो उनको 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे उतारा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को गुवाहाटी में अच्छा प्रदर्शन करना है और अपने जो पिछला जो उनके ऊपर एक अपने ही घरेलू मैदान पे हारने का जो दाग लगाया उसको वो धोना चाहते हैं, तो उनको MS धोनी को ऊपर लाना पड़ेगा। कम से कम मिडिल ऑर्डर पे तो उनको खिलाना ही पड़ेगा, जिससे कि वो लेकिन एक लेकिन सम्मानजनक स्कोर एक शुरू कर सवाल ये भी सके। तो हो सकता है, मतलब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजी हो सीएसके की ही, और वो ये दिखाना चाह रहे हो अपनी अपोजिट टीम को कि उनका जो बैटिंग क्रम है वो इतना मजबूत है कि धोनी जैसे प्लेयर जो है वो 9वें नंबर पे खेलने आ रहे हैं, यानी कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत मजबूत है, और 1 से लेकर 9 नंबर तक बैट्समैन की कोई कमी नहीं है। क्या इस स्ट्रेटेजी का कोई फायदा होता दिखता है आपको? मतलब अगर ये स्ट्रेटेजी के तहत धोनी 9वें नंबर पे खेल रहे हैं तो आपको अगर क्या? आपने देखा होगा पिछले बार 196 रन का ही वो चेज नहीं कर पाए अपने घरेलू मैदान में, और 50 रन से वो हार गए।
बल्लेबाजों के नाम पर कौन है? आपके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, आपके रविंद्र जडेजा हो गए, और धोनी है। तो ऐसे में बीच में ये कह देना कि हमारे पास एक लंबे बल्लेबाजी का क्रम है, ये मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी जायज ठहराया जाएगा। उनको लाना चाहिए, उनको चौथे पांचवें नंबर पे लाना चाहिए, जिससे कि वो जो चेन्नई का जो एक अपना जो जीत की लय है, जो पिछले बार टूट गई थी, उस लय को दोबारा से वो बना सके, उसको दोबारा से उस पर दौड़ सके और आगे निकल सके। अगर क्योंकि राजस्थान रॉयल जीत की भूखी है, वो इस बार पूरी तरीके से मैदान में उतरेगी, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। क्योंकि अगर वो आज तीसरा मैच भी अगर राजस्थान रॉयल हार जाती है, तो प्लेइंग ऑफ में जो खेलने की उनकी संभावनाएं है, उस पे रोक लग सकती है। वो उनका जो विजय रथ है, जो विजय रथ तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैच तो जीती नहीं, लेकिन जो उनका जो आगे बढ़ने का सपना है, उस पे रोक लग सकती है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल आज पूरे रणनीति के साथ और पूरे सामंजस्य के साथ, बॉलिंग और बैट्समैन का एक इक्वेशन के साथ मैदान पे उतरेगी। तो वहां पर को सीएसके को यह देखना पड़ेगा कि आज राजस्थान रॉयल्स को रोकना है तो कैसे रोकना है। इसके लिए एमएस धोनी को ऊपर लाना पड़ेगा, उनको अपने बॉलिंग ऑर्डर पे उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आर अश्विन अच्छा कर पाए हैं पिछले मैचों में, ना रविंद्र जडेजा अच्छा कर पाए हैं। तो अगर उनको अच्छा करना है तो इसके लिए बल्लेबाजी क्रम से लेकर उनके बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर पे उनको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। हालांकि अभी संभावित जो इनके प्लेइंग 11 है, इनकी शायद अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनको आज के मैच में अगर वो जीतने की दमखम रखना चाहते हैं, तो उसमें अपना थोड़ा सा अपने बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर में थोड़ा सा उनको बदलाव करना पड़ेगा। जी अभिषेक। शेखर, यहाँ पे हमने सीएसके की तो बात कर ली है, लेकिन हम अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो उनके जो टीम है उसकी टीम को भी लेकर कहा जाता है कि बहुत अच्छे गेंदबाज उनकी टीम में भी नहीं है, या फिर वो बेहतर प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखा पाए अपना। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर उनके हम बॉलर्स की बात करते हैं, तो उनकी जो वीकनेस है वो एक बॉलिंग भी है। तो वो अपनी इस वीकनेस को कैसे सीएसके के सामने जो है एक मजबूती की तरह रख पाएंगे, और क्या सीएसके को किस तरीके से वो बांध पाते हैं अपनी जीत के लिए? क्या आपको लगता है इसमें? उसके लिए तो एक तो जो रियान पराग है, वो काफी उनमें अनुभव की कमी साफ तौर पे दिखाई देती है। उनको ये समझ में नहीं आता, उनको अपने जो पुराने बल्लेबाज हैं अपने या बैट्समैन है, उनसे सलाह लेनी चाहिए। राजस्थान की जो टीम है, पिछले बार ही मैंने बताया कि उनको अभी तक अपना नियमित कप्तान नहीं मिल पाया है। वो संजू सैमसन को ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतार रहे हैं। उन अब वो समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अभी तक नियमित कप्तानी क्यों नहीं दी गई किसी को भी। रियान पराग के भरोसे वो उतर रहे हैं मैदान पे, और जो उनकी टीम है बिल्कुल डिरेल नजर आती है। तो इसके लिए चाहे फिर वो आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, तो आप उनमें आपका संजू सैमसन हो गए, खुद कैप्टन रियान पराग हो गए, शुभम दुबे हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए। यशस्वी जायसवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो बल्लेबाज है उनका बल्ला नहीं बोल पा रहा है। और वहीं अगर बॉलिंग की बात देखी जाए तो तुषार देश पांडे और संदीप शर्मा ने सेकंड लास्ट मैच में तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले मैच में वो कुछ बेहतरीन नहीं कर पाए। यही कारण है कि वो दोनों ही मैच उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। कभी उनका अगर उनकी बैटिंग चल जा रही है, तो वही उनकी बॉलिंग नहीं चल पा रही है। तो यहाँ पर को ये रियान पराग को देखना पड़ेगा, और जो अनुभव उनके पास है, उनके टीम में जो भी अनुभव खिलाड़ी है, उनके साथ मंत्रणा करनी होगी, टीम मैनेजमेंट के साथ बात करनी होगी, हेड कोच के साथ बात करनी होगी, और ये दिखाना होगा कि आज हम किस तरह से उतर सकते हैं। एक मजबूत टीम के साथ हमें उतरना पड़ेगा, और सारे लोगों को, जितने भी टीम के जो बल्लेबाज है, चाहे वो या फिर वो गेंदबाज है, उनको अपने कैप्टन की बात माननी पड़ेगी। चाहे रियान पराग में भले ही अनुभव एक्सपीरियंस उतना ज्यादा ना हो, लेकिन उनको अपना कैप्टनसी उनको मानना पड़ेगा, उनकी स्वीकार करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा, और जो भी दिशा निर्देश मैनेजमेंट की तरफ से आए या कैप्टनसी की तरफ से आए, उनको अपना दिखाना पड़ेगा। जी अभिषेक।
शिखर, ये बताइए कि ये तो बॉलिंग की बात हो गई, लेकिन फील्डिंग में भी जैसे सीएसके की तो कमी नजर आई थी, राजस्थान रॉयल्स की अगर फील्डिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए एक कहावत भी है कि कैचेस विंस मैचेस, यानी कि मैच फील्डिंग विनिंग मैच, बिल्कुल होगी बिल्कुल। तो आप मैच में जीतने का चांस भी आपका बहुत ज्यादा हो सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स की फील्डिंग को लेकर आप कैसा आकलन रखते हैं? क्या उनकी फील्डिंग अच्छी है या उसमें भी कुछ कमी है? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि कैचेस विन द मैचेस, है ना? तो यहाँ पर को बात सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की नहीं होती। अगर आप अच्छा क्षेत्र रक्षण करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो काफी रन आप बचा सकते हैं। रन आउट आप खिलाड़ियों को कर सकते हैं, आप बाइस को रोक सकते हैं, लेग बाइक को रोक सकते हैं। तो ऐसे काफी कैप आप रन बचा सकते हैं, आप कैच करके लो काफी खिलाड़ी को आउट कर सकते हैं। लेकिन अपने आरआर की बात करी तो आरआर का भी क्षेत्र रक्षण और फील्डिंग या फील्डिंग कहे, बिल्कुल भी उनकी भी उतनी बेहतरीन नहीं दिखाई दी जितनी उनकी होनी चाहिए। उनका भी प्रदर्शन उतना अगर इतना ही बेहतरीन होता और तो उनके दोनों मैच हाथों से नहीं निकल जाते, चाहे वो फिर आरसीबी के साथ हो या फिर केकेआर के साथ हो। दोनों ही मैच वो उन्होंने आसानी से केकेआर और आरसीबी को दे दिया। तो यहाँ पर को चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो या फिर आरआर हो, दोनों को ही फील्डिंग में काम करने की जरूरत है। यहाँ पर को आरआर की भी मैं ये नहीं कहूंगा कि दे आर बेटर देन सीएसके। उनका भी फील्डिंग जो सेगमेंट है उतना बेहतरीन नजर नहीं आया मुझे इस बार के अभी तक के आईपीएल में। और आगे भी अब क्योंकि अब जो कंपटीशन है धीरे धीरे अभिषेक आगे बढ़ता रहेगा, मैचेस आगे बढ़ते रहेंगे। आज 11वां मुकाबला है, जैसे जैसे अब महीने भर से जब ऊपर होते रहेगा, टीम प्लेऑफ से बाहर होते रहेंगी, वैसे वैसे मुकाबला उतना कड़ा होते रहेगा। तो वहां पर को आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी हमारी आज थोड़ी फील्डिंग खराब रहेगी तो आज हम मैच हार गए। इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है मैचेस में। यहाँ पर को वैसे तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर के टी20 में, कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कभी कभी कोई अब लास्ट का बैट्स बॉलर आके भी बहुत अच्छे चौवे छक्के उड़ा जाता है, और कभी कभी जो ओपनर होते हैं वो भी अच्छा शुरुआत नहीं दे पाते हैं। लेकिन प्रदर्शन और जो टेक्निकल शॉट्स है वो तो हमेशा से रहेंगे। अगर आप क्रिकेट आप मोस्टली जो है आईपीएल में खेलने वाले अधिकतर लोग हैं, कई लोग हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के अगर खिलाड़ी आपके टीम में है और उसके बाद अगर आप इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, आप फील्डिंग में अच्छा ना बॉल रोक सकते हैं, ना फिर आप वो कैच पकड़ सकते हैं, ना आप स्टैम्प के पीछे इतने बेहतरीन है, ना आप स्टैम्प के आगे इतने अच्छे हैं, ना आप मिड ऑन में अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, ना आप मिड ऑफ में अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, ना स्लिप में आप कैच पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर को हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, तो आपको बल्लेबाज पे अगर नियंत्रण बनना, उनको कंट्रोल करना, उन पर दबाव बनाना है, तो आपको एक अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, खासकर पावर प्ले के दौरान। अगर पावर प्ले में आपने उन पर दबाव बना दिया बल्लेबाज पे, तो और आप उनको एक बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक सकते हैं और आसानी से मैच अपने कब्जे में कर सकते हैं। जी अभिषेक। शेखर, जब आज ये मैच हो रहा है तो हम एक खिलाड़ी को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। और देखिए, उनकी उम्र महज 14 साल है, और एक एड भी आपने देखा होगा, अभी आईपीएल के एड है जिसमें धोनी जो है वो ये सवाल करते हैं कि सुना है इस मैच में जो है 13 साल का भी एक बच्चा खेल रहा है। हाँ, वो तो ऐड चलने आप, देंगे। और आज जो है धोनी की टीम और उनके सामने राजस्थान रॉयल्स है जिसमें वैभव सूर्यवंशी हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल पाएगा? क्योंकि वो एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, और उनकी बल्लेबाजी की वजह से ही इतनी कम उम्र में उनको आईपीएल में मौका भी मिला है। और जो हेड कोच है इस टीम के, राहुल द्रविड़, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारा किया है कि शायद आज जो है उनको डेब्यू कराया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अनुमान है आपका? क्या हमें सबसे कम उम्र के इस खिलाड़ी को आज खेलते हुए देखने को मिलेगा? जब वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए तो अभिषेक, आपको याद होगा ऑक्शन के टाइम में जब उनको राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था, तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि 13 साल का लड़का, 13 साल अधिकतर लोगों को जो बच्चे होते हैं 13 साल में, तो उनको तो अच्छे से
वो सोच से समझने की उनपे नहीं आ पाती है, इसलिए उनको जुवेनाइल बोला जाता है उनको। लेकिन उनको कुछ ना कुछ उनपे काबिलियत रही होगी, जो राहुल द्रविड़ ने उन पर भरोसा जताया, उनका मैच देखा होगा, उनका टैलेंट देखा होगा, जो राजस्थान रॉयल्स के साथ उनको जोड़ा। आज आप सही कह रहे हैं कि अगर 2 मैच जबकि राजस्थान रॉयल हार चुकी है, तो वैभव सूर्यवंशी को टीम में जरूर शामिल करना चाहिए। और हम भी देखें और पूरी हमारे दर्शक देखें, पूरी दुनिया देखे, पूरा भारत देखे कि 13 साल का लड़का क्या कर सकता है, क्योंकि मीम्स भी बने थे, काफी एडवर्टाइजमेंट भी बने थे। और जो आरआर ने और राहुल द्रविड़ ने जो भरोसा जताया है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम कोई मामूली नहीं होती है अभिषेक। तो वो भी अपने को साबित कर पाए कि हम में भी ये दम है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर आज उनको राजस्थान रॉयल अपनी टीम से उतारने का फैसला करती है, और चाहे ओपनर के तौर पर नहीं, फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन भी अगर उनको मौका दे देती है, तो मुझे लगता है क्या पता वो साबित कर सकते हैं अपने आप को, खासकर T20 सेगमेंट में, जहां पर को सिर्फ बल्ला बोलता है। जी बिल्कुल शेखर, असल में अगर आप याद करेंगे, हम सचिन तेंदुलकर के ज़माने में हाँ हाँ जाएँगे, तो मैंने ये सवाल जी, इसलिए भी करा क्योंकि वो भी 16 साल की उम्र में आए 16 साल थे। के। और पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने, क्योंकि उनका जो है डेब्यू था वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, तो उन्होंने यही सवाल करा था कि ये बच्चा जो है क्या कर पाएगा? लेकिन आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने कम उम्र में खेलने के बावजूद अपना जो मुकाम हासिल करा है, वो अभी तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और मुझे नहीं लगता कि उन जैसा खिलाड़ी अभी तक भी कोई दूसरा आ पाया है। तो अभी वैभव सूर्यवंशी को आज डेब्यू करने का मौका मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आज का जो मैच है उसमें दोनों ही टीमों में से कौन ये मैच जीतता है, ये भी अभी कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। और हम आप सभी दर्शकों से जो है इजाजत लेते हैं, और अब से कुछ देर में ये मैच शुरू होगा, और देखते हैं कि कौन सी टीम आज जीत पाती है, क्योंकि जीत दोनों ही टीमों के लिए जरूरी है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स, जैसा कि शेखर ने बताया, अभी तक खाता नहीं खोल पाई है, तो उसके लिए जीत बेहद जरूरी है। वहीं बेहद सीएसके जरूरी जो है। लास्ट मैच लूज करके आई है, तो जीत के लिए वो भी पूरी जी जान लगा देगी। और अब से देखते हैं कि कौन इस मैच में जीतता है, और कल एक बार फिर हम इस चर्चा को शुरू करेंगे एक नए मैच के साथ। सभी दर्शकों से एक बार फिर मैं ये अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स जरूर दें। जो भी सुझाव हो वो हमसे साझा करें, ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। नमस्कार। थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच।